हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे उसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। जो आज हमारी नई तारीख होगी वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले की जो भी क्लास हो चुकी है इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर के यार आप उन सारी क्लासों को सहजता पूर्वक अटेंड कर सकते हैं एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में अपना माहौल हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास अटेंड कर लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में सारा सिस्टम हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल में आज जो हम बात करेंगे यार, जो बात करने वाले हैं वो पूरी तरीके से 12 सितंबर की बात करेंगे, जो कि हमारी घटनाएं घटी, जो कि 12 सितंबर के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। जो कि आपके लिए और हमारे लिए जानना आवश्यक है। बात करते हैं 12 सितंबर के इतिहास की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई और बाकायदा 12 सितंबर इसका क्या है, साक्षी है। 12 सितंबर इसका प्रमाण है कि 12 सितंबर को जो भी हमारी घटनाएं घटी वो बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। तो बात करते हैं इसी 12 सितंबर के इतिहास में जो हमारी घटनाएं घटी। देखते हैं 12 सितंबर 1398 की बात करते हैं। 12 सितंबर 1398 की बात करते हैं। ये जो तारीख है ये अपने आप में एक अलग पहचान के साथ में इतिहास में बाकायदा आज दर्ज है। और क्यों दर्ज है? क्योंकि इस दिन हमारा यार नाम सुने होंगे, यानी मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास पढ़े होगे तो अच्छा है, नहीं पढ़े होगे तो उसकी भी क्लास हम लोग अटेंड करेंगे, जिसमें बाकायदा पूरी परिपक्वता के साथ में हम लोग पूरे के पूरे मिडिवल हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक हमारा शासक आता है जो कि मुगल वंशीय शासक था, ठीक है। यानी मुगल वंश की स्थापना टाइप में करता है, स्थापना नहीं वंशज टाइप में, ठीक है। तो वो था हमारा तैमूर लंग। इसका यार हम लोगों ने बाकायदा नाम सुना है, जो कि हमारा बाबर था। बाबर मुगल साम्राज्य का या मुगल वंश का संस्थापक था हमारा। कौन? इंडिया में बाबर था। और वो बाबर कौन था? तो वो तैमूर वंश का ही क्या था, वंशज था। तो यही जो तैमूर है, ये तैमूर क्या करता है कि पहली बार हमारे सिंधु मतलब नदी है एक, जो कि आज अगर हम लोग बात करें तो वो इंडिया में भी है, यानी इंडिया से निकलती है बोखर्चू नामक स्थान से, जो कि हम लोगों ने बाकायदा अध्ययन किया है इंडियन जियोग्राफी में, ठीक है। तो वहां से कैलाश मानसरोवर से हमारा एक स्थान पड़ता है बोखर्चू नाम का। वहां से यार हमारी सिंधु नदी निकलती है और ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान साइड में जाती है और वहां पे ये पंच नदियों से क्या होती है, मिल जाती है। तो उसी सिंधु नदी के तट पर पहली बार तैमूर लंग क्या होता है, पहुंचता है। इसी कारणवश ये जो हमारी 12 सितंबर 1398 की तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। तो इसी में हम लोग ये देखते हैं कि तैमूर लंग नाम सुना होगा हमने। तैमूर लंग क्या होता है? पहली बार सिंधु नदी के तट पर, कहां पे?
सिंधु नदी के तट पर पहुंचता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये हमारी 12 सितंबर की तारीख क्या होती है, दर्ज हो जाती है इतिहास में। और इतना ही नहीं, ये जो तैमूर लंग है, ये तैमूर नामक राजवंश की क्या करता है, स्थापना करता है। और ये यार 14वीं शताब्दी का शासक है हमारा। हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बाकायदा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि मतलब 14वीं शताब्दी का शासक था हमारा। और इतना ही नहीं, इसको पूरे इतिहास में या पूरे विश्व के इतिहास में या इंडिया के इतिहास में इसको एक क्रूर शासक के तौर पे भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और दंगाइयों के शासक के नाम से भी लुटेरे, एक तरीके से बोल सकते हैं कि लुटेरे के शासक के नाम से भी हम तैमूर लंग को क्या करते हैं, जानते हैं। इसी कारणवश ये यार तैमूर लंग क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये जो तैमूर लंग था, इसके जो पिता थे, क्या नाम था उनका, तो तैमूर लंग के जो पिता थे उनका नाम था बलेश दुर्गा जी। क्या नाम था, बलेश दुर्गा जी। बलेश दुर्गा जी जो कि क्या थे, दुर्गों के नेता थे। किसके नेता थे, दुर्गों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो बलेश दुर्ग है या ये जो तैमूर लंग है, ये किस खानदान से बिलोंग करता था, तो ये बलेश नामक खानदान से क्या करता था, बिलोंग करता था। यानी बलेश नामक खानदान से या बलेश दुर्ग नामक खानदान से, बलेश दुर्ग नामक खानदान से क्या करता था, बिलोंग करता था। तो इसी कारणवश ये जो हमारी 12 सितंबर 1398 की तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जो कि 12 तारीख और 1398 बाकायदा इसका प्रमाण है या इसका साक्षी है। ठीक है, बात करते हैं इसी 12 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। 12 सितंबर हम लोग बात करते हैं 1786 की। 12 सितंबर 1786, यार ये जो तारीख है ये भी अपने आप में विरली और अनूठी है और अपनी एक अलग पहचान के साथ में बाकायदा दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है, तो 1786 में यार हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, तो उसमें बाकायदा अध्ययन करवाऊंगा मैं कि पॉलिटी में यार ये बड़ा ही फेमस नाम आता है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ये हमारा एक ब्रिटिशर्स था जो कि इंडिया में आकर के क्या कर रहा था, एक तरीके से बोल सकते हैं कि शासन कर रहा था। किसके माध्यम से, कंपनी के माध्यम से। अब कंपनी होती क्या है, तो ब्रिटेन की तरफ से हमारे इंडिया में अंग्रेज यार कैसे आए, अंग्रेज सबसे पहले कंपनी के माध्यम से, यानी उनके तरफ से एक कंपनी टाइप में भेजी गई थी ब्रिटिशर्स की, जो कि व्यापार करने के मतलब उद्देश्य से इंडिया में प्रवेश करते हैं। और जब सारा सिस्टम वो लोग इंडिया का जान जाते हैं या सारा माहौल उनको यहाँ का पता चल जाता है, तो वो यहाँ पे एक प्रशासनिक व्यवस्था अपनी सुचारू रूप से क्या करते हैं, चलाते हैं। तो उसी में ये हमारा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये यार पहली बार प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में यानी सामने आता है। क्या आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो और अच्छा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करते हैं,
कि प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कहां का गवर्नर जनरल? तो ये पोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी क्षेत्र का पोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के हमारे क्या थे? ये गवर्नर जनरल बनते हैं पहली बार में। और यार इतना ही नहीं यार, ये जब यहाँ पे शासन करते हैं तो इतना ही नहीं, इनके क्षेत्र में जितने भी जिले आते थे उन सारे जिलों का जो भी कार्यभार था या उन सारे जिलों का जो अधिकार था कानूनी रूप से, वो यार इन्होंने मतलब उन जिलों के कलेक्टरों को सौंपा था, जिसको आज हम जिला अधिकारी या हम लोग जिसकी प्रिपरेशन करते हैं आईएएस के तौर पे भी क्या करते हैं, जानते हैं। तभी से इसी के समय से लोक सेवा आयोग का क्या होता है? गठन होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी हमको क्या करना है? याद रखना है। किसके समय से? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से सेवा आयोग का क्या होता है? गठन होता है। और तभी से कलेक्टरों को उनके जिलों में सारे उन अधिकारों को सौंपा गया जिसको वो बखूबी अपने जिले में क्या करता है या निहित तौर पे उन सारे दायित्वों का निर्वहन वो करता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, बंगाल के क्षेत्र में भी एक परिवर्तन इन्होंने ये किया। बंगाल के क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है कि वहां पे स्थायी रूप से या सुचारू रूप से नई राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था एक तरीके से ये क्या करते हैं? लागू करते हैं। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्योंकि उस समय यार इन्हीं का शासन था यहाँ पे, क्योंकि गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, तो इस कारण बस भी ये हमारा 12 सितंबर 1786 की जो तारीख है, इस कारण बस ये इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। और इतना ही नहीं, वो जो अभी मैंने बताया बंगाल के क्षेत्र में नई राजस्व प्रणाली जो स्टार्ट होती है, वो होती कब है? तो 1908 में। ये डेट याद रखना, क्योंकि अगर हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो डेट यार काफी इंपॉर्टेंट है। और डेट में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए दोस्त। अगर डेट में चेंजमेंट हुआ तो इतिहास की पूरी घटना बदल गई। तो इस कारणवश इतिहास में हमको डेट पे ध्यान देना है। डेट चेंज हुई तो पूरा का पूरा माहौल चेंज हो जाएगा इतिहास का। ठीक है, इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि 12 सितंबर को घटित होकर के रह गई और 12 सितंबर के रूप में इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, देखते हैं इसी में 12 सितंबर के इतिहास में। 12 सितंबर 1912 की बात करते हैं। 12 सितंबर 1912 की जो तारीख है, ये भी अपने आप में विरली और अनूठी है, जो कि यार इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई यार। ठीक है, जिसका प्रमाण बाकायदा ये 12 सितंबर 1912 का डेट है, जो कि इसकी क्या है? साक्षी है। इस दिन क्या होता है कि यार नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो और बेटर है। क्यों? क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध हमारी
कांग्रेस की राजनीतिज्ञ हैं हमारे, या उनको हम लोग भारत के महानतम राजनीति नेता के तौर पे भी जानते हैं। वो कौन थी? तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी। तो इन्हीं इंदिरा गांधी के जो भी हमारे पति थे या जो हस्बैंड हैं, उनका नाम क्या है? फिरोज गांधी। फिरोज गांधी का क्या होता है? जन्म होता है। कहां पे होता है? तो वो यार हमारा मुंबई में हमारा होता है एक हॉस्पिटल में, और जिस परिवार में होता है उस परिवार का नाम था पारसी परिवार। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये हमारा 12 सितंबर 1912 की जो तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई हमेशा और हमेशा के लिए। क्या होता है कि इंदिरा गांधी के हस्बैंड का नाम क्या है? फिरोज गांधी। क्या नाम है? फिरोज गांधी। तो क्या होता है कि फिरोज गांधी का जन्म होता है, फिरोज गांधी का जन्म होता है। कहां पे होता है? मुंबई में। मुंबई में होता है, मुंबई में। और कहां पे होता है? एक अस्पताल में, एक अस्पताल में होता है, अस्पताल में होता है। किस परिवार में होता है? तो पारसी परिवार में। कहां पे? पारसी नामक परिवार में फिरोज गांधी का जन्म हमारे होता है। इस कारणवश ये 12 सितंबर 1912 की जो तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। और इतना ही नहीं, अगर फिरोज गांधी के बारे में जानना चाहे तो इसके पहले मैंने यार कुछ क्लासें ली हैं इतिहास के पन्नों की, उसमें यार फिरोज गांधी का जिक्र हमने किया था। ठीक है, तो उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा आप लोग, वहां से भी इसका सारा फैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल में ये जो इंदिरा गांधी जी हैं, ये यार इन्होंने लव मैरिज की थी फिरोज गांधी के साथ में। और इंदिरा गांधी जी ने जब लव मैरिज की तो इनके जो पिता थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके मर्जी के खिलाफ जाकर के इन्होंने 1500 मतलब 1942 में किससे शादी की? फिरोज गांधी से। और पहली बार इनका मेल मिलाप कब हुआ? तो पहली बार इन दोनों का जो मेल मिलाप हुआ वो हुआ 1930 में, जिसके बाद दोनों को लगाव होता है या प्रेम प्रसंग चलता है, और फाइनली 1942 में जाकर के दोनों क्या करते हैं? शादी करते हैं। और इतना ही नहीं यार, काफी चर्चित लव स्टोरी इनकी मानी जाती है या जानी जाती है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये हमारी 12 सितंबर 1912 की जो तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसका प्रमाण ये 12 सितंबर 1912 की तारीख है। ठीक है, बात करते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि यार इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। 12 सितंबर 1919 की बात करते हैं। 12 सितंबर 1919 ये जो तारीख है, ये भी अपनी एक अलग पहचान के साथ में पूरे तरीके से हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज है। अब कौन सी घटना होती है? तो इस दिन यार हम लोगों ने नाम सुना होगा, बड़े बेहतरीन तरीके से मैं जानता हूं कि नाम सुना होगा हम लोगों ने। हमारा जर्मन तानाशाह था एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने एक हमारी पार्टी ज्वाइन की थी, जिसका नाम था हमारा क्या? एडोल्फ हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन की थी जो कि जर्मन पार्टी ही थी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
उसको हम लोग बोलते हैं जर्मन जर्मन वर्कर्स पार्टी। क्या बोलते हैं? जर्मन वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी में एडोल्फ हिटलर ने कब ज्वाइनिंग की? तो वो ज्वाइन करते हैं 12 सितंबर 1919 को, और जनवरी 1919 में जाकर के ये पार्टी अस्तित्व में आती है। और इतना ही नहीं, जून 1919 में जाकर के, मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है सारे देशों के मध्य में, तो ये जो हमारे एडोल्फ हिटलर हैं या जर्मनी का जो भी हमारा तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, इसके द्वारा एक संधि कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि ये विश्व युद्ध हार चुका था सारे देशों से, इसी कारण ये यार एक संधि करता है सारे देशों के साथ में, या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि यह सारे देशों के साथ में एक समझौता करता है। अब उनके साथ ऐसा समझौता क्यों करता है? क्योंकि यार ये मतलब हार चुका था प्रथम विश्व युद्ध, ये हार चुका था जर्मनी। तो सारे देशों ने ये जर्मनी के ऊपर दबाव बनाया कि आप यार एक संधि कर लो, एक समझौता कर लो, तभी आपकी इसी में भलाई है बेटा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसी कारणवश ये जो जर्मनी के तानाशाह हैं, क्या बोलते हैं कि इन्होंने एक संधि की जिसको हम लोग वर्सराय के संधि के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? वर्सराय, वर्सराय की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि के माध्यम से जो भी हमारे विजेता मतलब देश थे, उन्होंने दबाव बनाया कि आप यार हमारे साथ समझौता कर लीजिए। तो इसी कारणवश इसी संधि के माध्यम से जर्मनी का जो तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, वो यार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या करता है, यानी ये समझौता एक्सेप्ट करता है। ठीक है। एंड इसी के पश्चात यार एक हमारा मतलब जब ये सारा सिस्टम हो जाता है, तो एक जर्मनी में ही एक छोटी सी पार्टी और हमारी अस्तित्व में आती है। इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है ये क्या होती है, इतिहास के पन्नों में बाकायदा यार दर्ज होकर के रह गई। ठीक है। तो ये यार प्रमाण हमको याद रखना है। क्या करना है? ये प्रमाण हमको याद रखना है कि 12 सितंबर 1919 में क्या घटना हमारी होती है जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है। बात करते हैं इसी 12 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि यार इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है। देखते हैं इसी में 12 सितंबर 12 सितंबर हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं 1959 की बात करते हैं, 1959 की बात करते हैं। ये जो तारीख है ये भी अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। और इसमें तो बाकायदा स्टार लगाते हैं हम लोग। क्या करते हैं? स्टार लगाएंगे। ये घटना हमारी अति आवश्यक है जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। क्या होता है कि यार एक हमारा मतलब मतलब क्या बोलते हैं कि
सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा पहली बार नहीं दूसरी बार चंद्रमा पर एक हमारा रॉकेट लॉन्च किया गया था। रॉकेट लॉन्च कब किया गया? 12 सितंबर 1959 को। किसने किया? रूस ने, अर्थात सोवियत संघ ने। और उस रॉकेट का नाम क्या था? तो लूनिक 2 नाम था। ये रॉकेट का नाम और किसने मतलब इसको लॉन्च किया और किस जगह के लिए या किसके लिए लॉन्च किया, ये सारा सिस्टम हमको क्या करना है? याद रखना है। तो सोवियत संघ के माध्यम से, सोवियत संघ के माध्यम से क्या होता है? एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है। एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है। उस रॉकेट का नाम क्या था? तो लूनिक 2 नाम था। लूनिक 2 ये रॉकेट लॉन्च किया गया। और कहां के लिए लॉन्च किया गया? चंद्रमा पे भेजने के लिए या चंद्रमा की सतह पर भेजने के लिए ये हमारा लूनिक 2 मतलब क्या किया गया? लॉन्च किया गया, जो कि एक प्रकार का क्या था? रॉकेट था। और इतना ही नहीं, ये यार मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि सोवियत संघ के द्वारा या रूस के द्वारा ये लूनिक 2 ऐसा पहला रॉकेट नहीं था जो कि चंद्रमा की सतह पर या चंद्रमा पर भेजा जाने वाला रॉकेट था। ये इससे पहले भी यार मतलब एक रॉकेट लॉन्च किया गया था, यानी इसी साल में। लेकिन वो क्या होता है कि वो फ्लॉप हो जाता है। एक तरीके से यही बोल सकता हूं मैं कि वो फ्लॉप हो जाता है, यानी वो उस सतह पर पहुंच नहीं पाता और वो एक तरीके से अंतरिक्ष में क्या हो जाता है? भटक टाइप सा जाता है। और आज तक उस रॉकेट का पता ना चला कि कहां गया वो। उसी के पश्चात ये लूनिक 2 क्या किया गया? लॉन्च किया गया चंद्रमा की सतह पर। और किस लिए इसको भेजा गया? सबसे बड़ी बात, इसको किस लिए लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का या पृथ्वी का और चंद्रमा का जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है या एक तरीके से बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा, जो चुंबकीय बल है हमारा, उसको मेजरमेंट करने के लिए या उसको मापने के लिए। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि पृथ्वी के मध्य में या पृथ्वी के आसपास जो भी हमारे रेडिएशंस हैं या जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए ये हमारा लूनिक 2 क्या किया गया? रॉकेट लॉन्च किया गया। कब किया गया? 12 सितंबर 1959 को। इससे पहले भी एक किया गया था, वो भी हमको क्या करना है? याद रखना है। इस कारणवश भी ये हमारी 12 सितंबर 1959 की जो तारीख है ये इतिहास के पन्नों में आज बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, इसी के पश्चात बात करते हैं इसी 12 सितंबर से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, 12 सितंबर 1962 की बात करते हैं। 12 सितंबर 1962 की जो तारीख है ये भी यार बाकायदा इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 सितंबर 1962 को यार नाम सुना होगा हम लोगों ने, हिंदी वगैरह पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य वगैरह या हिंदी में अगर तनिक भी रुचि है तो हम लोगों ने नाम सुना होगा रागेय राघव का। रागेय राघव इनका क्या होता है? निधन होता है बेटा। शोक डे मना लिए
रागे राघव का क्या होता है? निधन होता है। क्या होता है? निधन होता है। कब होता है? 12 सितंबर 1962 को। और ये थे कौन? तो ये हमारे हिंदी साहित्य के या हिंदी के बहुत ही जाने माने लेखक बोल सकते हैं, लेखक के तौर पे जाने जाते हैं। और लेखक में इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की? तो यार इन्होंने जो रचना की वो यार एक उपन्यासकार के तौर पे, एक कहानीकार के तौर पे, एक निबंधकार के तौर पे, एक आलोचक के तौर पे, एक नाटककार के तौर पे, इस तरीके की हिंदी में जितनी भी रचनाएं होती हैं वो सारी की सारी रचनाएं हमारे रागे राघव जी के द्वारा की गई, जिसके पश्चात थोड़े ही दिनों के पश्चात या बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी प्रसिद्धि पाई या हिंदी साहित्य में या इतनी बड़ी ख्याति मिली इनको कि ये अल्प आयु में ही हिंदी में क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। और बहुत ही कम उम्र में ये इस संसार से क्या हो जाते हैं? अलविदा कह जाते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये 12 सितंबर 1962 की जो तारीख है ये यार इतिहास के पन्नों में आज बाकायदा दर्ज होकर के रह गई, जिसका प्रमाण 12 सितंबर 1962 की तारीख है, जो कि इतिहास में आज क्या है? दर्ज है। बात करते हैं इसी 12 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, और लास्ट घटना आती है हमारी, जो कि ये भी इतिहास के पन्नों में क्या है? आज दर्ज है। ठीक है, सितंबर 12 सितंबर 1962 की बात करते हैं। 1962 की बात करते हैं। 1962 12 सितंबर 1900, ये जो हमारी 66 की तारीख है ये भी बाकायदा इतिहास के पन्नों में क्या है? दर्ज है। ठीक है, जिसका प्रमाण बाकायदा ये इतिहास में 12 तारीख हमारी रखती है। इस दिन क्या होता है कि इस दिन हमारे यार एक बहुत ही प्रसिद्ध तैराक है हमारे। तैराक हमारे कौन है? वो मिहिर सिंह करके हैं। कौन है? मिहिर नाम के। मिहिर सेन। मिहिर सेन जो कि बहुत बड़े तैराक हैं हमारे। कौन है? बहुत ही बड़े तैराक हैं। तैराक हैं जिन्होंने 1966 में डॉर्डेनिल्स को तैर करके या अर्थात इसको हम बोल सकते हैं जल डबरू। क्या बोल सकते हैं? जल डबरू तैराक के रूप में। जल डबरू तैराक के रूप में इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इन्होंने इसमें तो प्रसिद्धि पाई ही, पूरे विश्व में ऐसा करने वाले ये पहले इंसान थे मिहिर सेन। इसमें तो इनको प्रसिद्धि मिली ही, लेकिन इससे पहले ये जो मिहिर सेन है ये यार 66 से पहले 58 में यानी 1958 में भी इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करके पूरे मतलब एशिया में ही नहीं या दुनिया में ही नहीं, मतलब एशिया में ही नहीं पूरी दुनिया में क्या किया? अपने नाम का डंका बजा दिया। ये ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। और ये थे कौन? तो इससे पहले ये जो हमारे मिहिर सेन है ये यार एक अधिवक्ता के तौर पे या वकालत के तौर पे इनका पेशा था। लेकिन जैसे ही ये सारे कांड इन्होंने किए तो भारत सरकार के द्वारा इनको यार एक तरीके से 1957 में
1957 में 57 और 58 के मध्य में इनको पद्मश्री से नवाजा गया और 67 में इनको पद्म भूषण से भी क्या किया, भारत सरकार ने बाकायदा अलंकृत किया। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये 1966 की जो तारीख है यानी 12 सितंबर में ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, जिसका गवाह या जिसका साक्षी ये 12 सितंबर 1966 की तारीख है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि 12 सितंबर से रिलेटेड थी। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास में। तब तक के लिए बाय।